रण क्षेत्र देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र वो मंच जहां से हम हर उस मुद्दे को आपके समक्ष रखते हैं जो इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। वो मुद्दा सामाजिक भी होता है, राजनीतिक भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भी होता है। और आज एक ऐसा मुद्दा है जिसका है तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, लेकिन इसका सीधा जो प्रभाव है वो हमारे देश के आंतरिक परिस्थितियों पर भी पड़ने वाला है। जिस तरीके से ब्रिक्स में आपने देखा कि बीते जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं, धीरे धीरे भारत का दबदबा ब्रिक्स में बढ़ता गया है। इस बार भी ब्रिक्स में जो सम्मेलन होने वाला है ब्रिक्स का दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, वहां पर भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा। 22 से 24 अगस्त तक ये सम्मेलन होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति रहेगी। लेकिन इन सब के बीच ब्रिक्स में चाइना और भारत के बीच जिस तरीके की परिस्थिति अभी बनी हुई है, उन परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी तो कितने वृहद परिणाम होंगे, कितना वृहद प्रभाव होगा, ये देखना इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ब्रिक्स का जो सिद्धांत रखा गया कि आपसी जो संबंध है मजबूती के साथ वैश्विक संबंध आर्थिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी बढ़े। लेकिन इन सब के बीच जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरी तरह से बदल गया है। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है और इन दो हिस्सों में बंटने के बाद एक बड़ा प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। भारत को इस लिहाज से, जिसकी अर्थव्यवस्था निरंतर और सतत इस परिस्थिति में भी बढ़ती रही, जिसे हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, भारत लगातार उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार निरंतर बढ़ता रहा। तो ऐसी परिस्थिति में जब ब्रिक्स के मंच पर भारत की उपस्थिति होगी तो नई रणनीति, नई तस्वीर क्या बनेगी जो भारत की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी। और इससे भी बढ़कर चीन जो लगातार विस्तारवादी नीति के तहत आगे बढ़ रहा है, क्या इस बार भारत चीन को फिर से एक बड़ा जवाब दे के उसकी इस नीति को पटखनी देगा। और साथ ही साथ क्योंकि ब्रिक्स का सम्मेलन इस वर्ष और भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ब्रिक्स का विस्तार होने की बात हो रही है, लेकिन यह विस्तार कहीं चीन केंद्रित ब्लॉक बनकर ना रह जाए, इस पर भारत क्या सिद्धांत देता है ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आज इस मसले को हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ ही देर में आज के विशेष अतिथि जुड़ेंगे, आपका कराऊंगी उनसे परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए वो रिपोर्ट देख लीजिए जो आपको बताएगी कि इस बार का ब्रिक्स क्यों बेहद खास है, क्यों इस बार फिर से मोदी से डरेगा चीन। दक्षिण अफ्रीका अगले हफ्ते 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहेंगे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इन 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स का संगठन बना है। ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में 1/4 हिस्सेदारी रखते हैं। 2019 के बाद पहली बार है जब ब्रिक्स देशों के सभी प्रमुख नेता एक मंच पर साथ बैठे। इस साल का विषय ब्रिक्स और अफ्रीका रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में 2014 से लगातार शामिल हो रहे हैं। कोरोना महामारी और उसके बाद के वैश्विक प्रतिबंधों के उभरने के बाद यह व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने वाला पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। यहाँ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात तय मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच होने वाली इस बैठक से पहले भारत और चीन में सैन्य कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई है। बैठक का मकसद पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और चुशूल समेत 2 स्थानों पर जारी गतिरोध को सुलझाना था। अब दोनों देशों के लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि इस ब्रिक्स सम्मेलन में भारत और चीन के बीच का यह मसला सुलझता है या नहीं। इस बार के सम्मेलन की सबसे जरूरी बात यह है कि भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। इससे पहले 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि समूह ने
पहले 1.5 दशक में बहुत सफलता हासिल की है। अब हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आगामी 15 सालों में ब्रिक्स और भी उपयोगी बने। फिलहाल ये बात तो तय है कि जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी आमने सामने होंगे तो कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है जिससे चीन डरने वाला है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी चीन की हरकतों को सम्मेलन में सबके सामने रखेंगे तो चीन का डरना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। तो इतना तो तय है कि भारत का एक कदम चीन की धड़कनें बढ़ाएगा जरूर, लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि भारत इस बार मजबूती के साथ क्या जो विस्तार ब्रिक्स का होने की बात हो रही है उस विस्तार के सिद्धांतों को कैसे तय किया जाए, क्या मजबूती के साथ इस बात को रखेगा और किस तरीके से रखेगा। आइए इस सब कुछ पहलू समझते हैं। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में रण क्षेत्र में विशेष रूप से विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं। स्वागत करती हूँ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। के सर, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है इस लिहाज से। देखिए, हमारे देश में जब राजनीति चरम पर हो, चुनावों का दौर हो, तो हर जगह सिर्फ उसी की बात होती है, लेकिन इन सब बातों के बीच में महत्वपूर्ण ये है कि भारत के बढ़ते कदम, भारत की उपलब्धियां, भारत की बदलती तस्वीर, वो भी राजनीति को प्रभावित करती हैं। और खास तौर से जब मैं ब्रिक्स की बात करती हूं तो इस बार ब्रिक्स में भारत के दबदबे को आप किस तरह से देख लेंगे? पहला कमेंट सर आपका। जय हिंद लावनी जी। जय हिंद सर। देखिए, ब्रिक्स के बारे में, जो ब्रिक्स एक ऐसा मंच तैयार हुआ था 21वीं सदी में, 2001 के अंदर में इसकी एक प्रकटना हुई थी, जिसके अंदर में ब्रिक्स का एक्रोनियम था कि इकोनॉमिक फ्रंट में जो उभरते हुए इकोनॉमिक देश हैं उनका एक एक एक्रोनियम की तरह तो नहीं आया था जिसमें देशों के नाम आए थे, मगर एज ए कॉन्सेप्ट एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ब्रिक्स का बात किया था जो बेसिक इकोनॉमिक फोरम है। उसी तर्ज पर 2009 पे ये जब बना तो बेसिकली ये इकोनॉमिक फोरम है जिसमें इकोनॉमी किस तरह से साथ लाती है, जो G7 जो वेस्टर्न ब्लॉक है मोर और लेस उसको कैसे चैलेंज करेगी उभरती हुई इकोनॉमी में। तो आज के दिन में देखिए, भारत के प्रवेश में देखिए, भारत 5वें पायदान में पहुंच चुका है और आने वाले 2027 में यदि आप देखें लाल किले के पटल से जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मेरा चैलेंज है कि 2027 तक हम तीसरे बड़े इकोनॉमी की तरह उभरेंगे, तो केवल ये नहीं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो आप बता रही थी, वो तकरीबन ऐसा माना जाता था कि 2030 तक 10 ट्रिलियन तक जा सकता है। तो वो बात करें 3 साल पहले की, और पूरे विश्व में यदि आर्थिक व्यवस्थाओं को देखें तो जिस तरह से भारत के, और ये नहीं कि कोई पैरामीटर्स हमने बनाए तय किए हैं, ये पूरे के पूरे जो वैश्विक मंच में जो संस्थान हैं वो देखती है, तो इतनी ये जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स हैं किसी देश की नहीं है। तो भारत एक उभरता हुआ, देखिए ब्रिक्स में जो 5 नेशंस आप देख रही हैं तो उसमें तो ऑफकोर्स चाइना अपने इकोनॉमिकली वो सेकंड पटल पे है, क्योंकि बेसिकली ब्रिक्स जो है ये इकोनॉमिक फोरम है, ये ग्रुपिंग इकोनॉमिक है, उसके अंदर में चीजें आई जा रही हैं, जिसमें यदि आप डेवलपमेंट बैंक की उसकी कंटीजेंसी जो व्यवस्थाएं हैं सारा इकोनॉमी से ही प्रभावित है। और देखिए इसमें सबके परिस्थितियां पूरे विश्व के अंदर में उतनी नहीं अच्छी हैं जितनी भारत की हो रही है। आज देखिए टोटल 22 में 3 नेशन आपने कहा ना जो उसके विस्तार में आना चाहते थे, अल्जीरिया था, अर्जेंटीना था, ईरान ने उसके लिए दावेदारी कही थी कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। 2023 में अब आप देखिए 15 देश, बांग्लादेश को लेकर के ये आप देखें तो वियतनाम तक ये 15 ऐसे देश हैं जिसमें बेलारूस भी है, बुल्गारिया भी है, क्यूबा, इजिप्ट, इथियोपिया, होंडुरस, काजाकिस्तान, ऐसे 15 देश हैं उन्होंने अप्लाई कर रखे हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। और यदि ये 5 देश हैं जिसमें बहरीन है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है, थाईलैंड है, यूएई, उन्होंने
अपना इंटरेस्ट ये जाहिर किया है सर, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति। जी, लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे हम समझना चाहेंगे, देखिए एक तरफ तो ये बात स्पष्ट है कि भारत के लिहाज से जो भारत का दबदबा है, जो वर्तमान परिस्थिति है, उसे देखते हुए हर मंच पर हम देख रहे हैं कि दुनिया को अब भारत की जरूरत है। लेकिन ब्रिक्स के परिदृश्य में, जैसा कि आपने भी कहा कि ये एक इकोनॉमी फोरम था, लेकिन अभी राइट नाउ जो परिस्थिति है, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि रूस का एक जूनियर पार्टनर बनकर उभरता है चीन, और चीन और रूस इस बार ये पूरी तरह से चाहते हैं कि ब्रिक्स का जो विस्तार हो वो विस्तार ऐसा हो जिसमें ये पूरा का पूरा ब्लॉक चीन केंद्रित ब्लॉक हो जाए। ऐसे में भारत की क्या भूमिका होगी? भारत कुछ प्रिंसिपल्स को सामने रखकर कह रहा है कि उस प्रिंसिपल्स को आगे रखकर एक्सपेंशन होना चाहिए, तो क्या भारत इस तरीके किस प्रिंसिपल को, किस सिद्धांत को तरजीह देगा जिससे ये ब्रिक्स चीन केंद्रित ब्लॉक बनकर नहीं रह जाए? इसीलिए मैंने कहा कि हमारे आज का टॉपिक भी है कि मोदी से फिर डरेगा चीन, तो वो कौन सा ऐसा पहलू होगा, कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिससे चीन की इस जो उसकी महत्वाकांक्षा है उसको रोका जा सकता है? देखिए, आपने बहुत अहम प्रश्न उठाए हैं, जिसमें जो चीन है, सी जिनपिंग हैं, वो हरदम ये चाहते हैं कि वो लीड करें, इसके ऊपर में उनका एक दबदबा रहे, और पूरा का पूरा जो उनका निवेश है, जिसके अंदर में उन्होंने एक ब्रिक के तरह से, ब्रिक में जो सी पैक आया था या जो ओबोर का सिस्टम आया था, सप्लाई चेन का सिस्टम लेकर वो चले थे, कि उसमें पूरे, चाहे वो आप ग्लोबल साउथ की बात कर लें, चाहे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात कर लें, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात कर लें, या आपको एशियान के अंदर, तो चीन ये दबदबा चाहता था। मगर प्रॉब्लम ये आ गई चीन में कि जो सी जिनपिंग लेके चले थे, उन्होंने ओबोर जब शुरू किया था, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो तो नाम है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, पर बेसिकली वो भी इकोनॉमिक था, जिसमें सप्लाई चेन ये करके लाना था, मगर वो टोटल फेल हो चुका है। सी पैक पाकिस्तान का फेल हो चुका है, कोई मानने वाले नहीं है। जहां भी वो पैसे से जाते हैं तो वो जाते हैं तो वो उनको ये नहीं कि उनको डेवलप करना चाहते हैं, उन पे साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। श्रीलंका में देख लीजिए, एब्सोल्युटली एक्सपोज हो चुका है। तो आज कोई भी देश नहीं ऐसा है कि चीन के इस ट्रैप में, जो डेट ट्रैप है, उसमें फंसना चाहता है, उसके दबदबे में नहीं आना चाहता है। और सबसे बड़ा देखिए, ब्राजील इसको टोटली अपोज कर रहा है, वो तो एक्सपेंशन को एक्सपोज कर रहा है कि नहीं, ये जो 5 देश हैं, इसके अलावा कोई और एक्सपैंड नहीं होना चाहिए, और वो फॉर्मर मेंबर है। इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया है, क्योंकि हमारे पास लीडरशिप बाय नेचर आ चुका है ग्लोबल साउथ का। तो इसका यदि विस्तार होता है, हम तो खुलकर नहीं कर रहे हैं, मगर आज भी रशिया भी, ये मान के चलिए, वो एक हमारा ये नहीं कि उसका ओपोनेंट है, लगता है कि वो उसका जूनियर पार्टनर या सीनियर पार्टनर बन के आएगा, मगर रशिया भी, आप मान के चलिए, रशिया चाइना के इस आज के दिन में ऐसा दिखता है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर में, खासकर से ट्रांस अटलांटिक में, इंडो पैसिफिक में चीजें ऐसी हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि दोनों बहुत नजदीक आ गए। मगर उनकी अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उनकी अपनी है। रशिया कभी भी, आप ये मान के चलिए, ये लोग नैरेटिव लाते हैं, और ये वेस्टर्न ब्लॉक की नैरेटिव है कि उसका जूनियर पार्टनर बन गया, उसका सीनियर, ये कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज के दिन में पूरी रीअलाइनमेंट हो रही है लालमिनी जी। इस रीअलाइनमेंट में पोल और रशिया, क्योंकि वो देखिए ना, एक सुपर पावर था कोल्ड वॉर के पहले, कोल्ड वॉर तक, वो तो नीचे आ गया ना, और पुतिन उसी को बरकरार करना चाहते हैं। लेकिन तो इस समय वो बिल्कुल, लेकिन इस परिस्थिति में निश्चित रूप से अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होंगे, हर कंट्री के होते हैं, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि भले ही वेस्टर्न कंट्रीज इस बात को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि वो जूनियर पार्टनर है या सीनियर पार्टनर है, लेकिन इतना तो दिखता है कि चाहे चाइना हो या फिर रूस हो, वो ब्रिक्स जैसे मंच को एंटी वेस्ट एक तरह से मंच बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं होगा, क्योंकि भारत को तो पश्चिमी मुल्कों से, पश्चिमी देशों से भी आज जिस तरीके का संबंध है वो जग जाहिर है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा जब वो स्टेट विजिट पर गए, इसके अलावा भी हम लगातार देखते हैं यूरोपीय कंट्रीज से जिस तरीके से भारत को समर्थन मिलता है। तो इस पोजीशन को देखते हुए, इस अलाइनमेंट को देखते हुए भारत की क्या भूमिका फिर होनी चाहिए? देखिए, भारत की भूमिका तो सबसे अहम इसलिए है
कि जो हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मापदंड है या हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है कि हम किसी के पिछलक्कू नहीं है। तो देखिए, या आप ये तो लेके चलिए, ब्रिक एक रियलिटी है और वो रियलिटी ये है, वो वेस्ट के जो इकोनॉमिक उनकी हेजेमनी थी जिसमें G7 आए थे, G20 की बात छोड़ दीजिए, G7 के अंदर में एक हेजेमनिक बिहेवियर रहा है इनका पूरे के पूरे, कि इसमें यूरोपियन यूनियन भी है, उसमें वो यूरोप के वो देश हैं जिसमें खास करके फ्रांस, जर्मनी, जापान भी है, आपको पता ही है, इटली है, इसमें कनाडा है, जबकि उनकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है। और भारत 2027 में यदि जापान और जर्मनी को भी क्रॉस करके नंबर 3 पोजीशन में आ जाता है तो ये एक तो तय है, ब्रिक को अब कोई रोक नहीं सकता। एक रियलिटी है कि आपके उसके डेवलपमेंट बैंक 2015 में बन गए, तो अभी तो कोई कॉमन करेंसी नहीं आने वाली है। वो भारत ने भी विरोध किया है और ये तय हो चुका है कि इस समिट में कोई करेंसी, हाँ, अपने अपने करेंसी के ऊपर में किस तरह से हमारी ट्रेडिंग होगी। यदि हमारी ट्रेडिंग रुपीस के ऊपर में, तो हम तो बहुत इंटरेस्टेड है। यूपीआई पूरे विश्व के अंदर में छा रहा है, आपको पता ही होगा। पहले तो 7 देश थे, सिंगापुर से शुरू हुआ, अब तो पूरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में वो आ रहे हैं। और यही है कि कॉमन करेंसी की जगह में अपनी करेंसी, तो रुपीस को स्ट्रांग होना है, सप्लाई चेन स्ट्रांग होना है, भारत का अपना ये है। तो ब्रिक्स तो अब तो इमर्ज आउट हो ही गया और सब डर रहे हैं। और इसके लिए देखिए, जो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन साहब आना चाहते थे, ब्रिक को ज्वाइन, ये अटेंड करना चाहते थे इस समिट को, मगर रशिया ने कहा कि नहीं, क्योंकि आप यूक्रेन की समर्थन कर रहे हैं तो आप नहीं आ सकते, और उसको माना गया, उनको इन्विटेशन नहीं गया है। और 67 देश के वहां हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, बिल्कुल कोई छोटी बड़ी तो नहीं है ना, बिल्कुल। और वो एज अ डायलॉग पार्टनर्स आ रहे हैं, वो एज अ डायलॉग पार्टनर्स आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो एक्सपेंशन होगा उनमें उनकी उपस्थिति हो सकती है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। महत्वपूर्ण ये है कि इस समय जब एक तरफ हम रूस और यूक्रेन की परिस्थिति देख रहे हैं, दूसरी तरफ ताइवान और चाइना के बीच में जिस तरीके से तनातनी है उसका जिक्र भी गाहे बगाहे आ रहा है, लेकिन इन सबके बीच में चाइना और भारत पूर्वी लद्दाख में जिस गतिरोध से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार जब मोदी और शी जिनपिंग सामने होंगे तो एक बार फिर से हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज इस पूरे एरिया को लेकर, पूर्वी लद्दाख को लेकर हम दे सकेंगे, और स्पष्टवादिता के साथ, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली, क्या हम ये कर सकेंगे इस बार? लावनी जी 100%। देखिए, उनके जाने से पहले ये 22 से 24 जब जा रहे हैं, तो ये जो 19th राउंड ऑफ टॉक के पहले वेरी क्लियर मैसेज फॉरेन मिनिस्टर ने दिया था कि हमारे सीमाओं के ऊपर में जो हमारी सिचुएशन है वो हमारे और बायलैटरल डिसीजन, हमारे संबंध कैसे चाइना के ऊपर में ये तय करेगा, वही एक डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। और बायलैटरली आप ब्रिक्स में जाएंगे, यदि ब्रिक्स के 2 बड़े अर्थव्यवस्था एक दूसरे के अगेंस्ट में हैं, तो ब्रिक्स तो चलेगी नहीं ना किसी तरह से। और यही वुहान में देखिए, डोकलाम जब हुआ था तो वुहान में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, शी जिनपिंग को समझाया था कि आप देख लीजिए, आप यदि आप कहते हैं कि आप ड्रैगन हैं, हम हाथी हैं, तो 21वीं सदी हमारी सदी है, आप इन चीजों को नहीं करें। उन्होंने किया और समझा कर आए, उन्होंने दिखाया कि समझ गए हैं, मगर उन्होंने गलवान कर दी। उसके बाद क्लियरिटी है, ब्रिक्स आएगी जाएगी, ये ग्रुपिंग्स हैं, मगर हमारे जो अपने ये हैं, क्योंकि इंडिया इमर्ज आउट हो चुका है, ये केवल नहीं एशिया के अंदर में। आज हमारी परिस्थिति जो इंडिया की है, स्पेशली मोदी जी के साथ में, पूरे विश्व में सारे लीडरों से ऊपर है। भले ही हम आज के दिन में ये ले लीजिए, आप 3rd इकोनॉमिक पावर बन चुकी हैं, इज अ मैटर ऑफ टाइम। 2 साल 1 साल कुछ नहीं होता है। और जिस तरह से चीजें होती हैं, जब टाइमलाइन लिखते हैं मोदी जी कि 2027, मुझे पूरा उम्मीद है 2025-26 में आप देखेंगी जिस तरह से हम पायदानों को क्रॉस कर रहे हैं। और ये पायदान ये नहीं, आप क्या थी, हमारा $1.8 ट्रिलियन, किसी ने इतनी बड़ी छलांग लगाई है इकोनॉमिक फैक्टर में। तो जो ये कहते थे हम 2047 में हम ये कहेंगे हम डेवलप्ड नेशन, हम बहुत
तेजी से, और इसमें आप भी शामिल हैं, क्योंकि भारत के 140 करोड़ जनता जिस तरह से अपनी चीजें रखती हैं और उनका जो योगदान है पूरे विश्व के, पूरी देखिए ना 65% वर्ल्ड की जो ये पॉपुलेशन है बूढ़ी हो गई है। 65% इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, 30 साल से नहीं। और वो फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स चाइना के साथ भी नहीं है। चाइना भले इकोनॉमी 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ना, मगर ना तो उसके पास ऐसी सेनाएं हैं, ना उसके पास इकोनॉमिक लेकर के आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मगर आपके पास में आपको प्रूवन यदि है इंडो पैसिफिक के अंदर में, और शी जिनपिंग आज पूरा चाइना त्रस्त है। उन्होंने जिस तरह से पूरे चीज को चाहे वो कोविड का जीरो टॉलरेंस वाली जो कहे, चाहे पूरी तरह से वो बेपट पूरे चाइना को खत्म कर पूरी तरह से वो बेपट रही है। उसके बावजूद भी चाइना एक ऐसा चालबाज देश है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड राइट नाउ, क्योंकि हमने देखा है वो जो कहता है उसके पीछे वो करता कुछ है। जिस परिस्थिति में आपने बात की कि सीधे प्रधानमंत्री ने गुयान में जाकर उन्हें समझाया था और एक तरीके से स्ट्रेट मैसेज था, बावजूद उसके उन्होंने गलवान किया। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप भले ही ब्रिक्स जा रहे हैं, 1 to 1 आप मीट करने वाले हैं, लेकिन चाइना बदलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि LAC के पास भी कई जगहों पर उन्होंने अपना एक इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर दिया है, जिसका गाहे बगाहे विपक्ष जिक्र भी करता है। खैर वो उसका एक पॉलिटिकल चश्मा हो सकता है, लेकिन अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो क्या आपको लगता है कि भारत को एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, जिसे आप लोगों की भाषा में मल्टी प्रोंग एक्शन कहते हैं, उस स्ट्रैटेजी के साथ कोई नई तस्वीर रखनी होगी चीन को सबक सिखाने के लिए और चीन को एक सीधा संदेश देने के लिए? देखिए, चीन को तो आपने गलवान के शहीदों ने सबक सिखा दिया है। बिल्कुल। जो बेंचमार्किंग की है 20 लोगों ने, जिसमें हमारे कर्नल संतोष बाबू थे, उसके बाद और जिस तरह से पूरी की पूरी जो आज की हमारी लीडरशिप है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जिस तरह से उसको लेकर चली। उसके पहले नहीं, क्योंकि 2019 में भी मोदी ने फिर उनको बुलाया कि शी जिनपिंग आए थे, हमारे इधर त्रिवेंद्रपुरम में गए थे, वहां भी समझाने की चेष्टा की। मोदी ने बहुत समय लिया चाइना को समझाने के लिए, क्योंकि आज के दिन में मगर वो समझे नहीं। मगर ये नहीं कि शी जिनपिंग के जाने के बाद आज हमारी यदि अर्थव्यवस्था में हमारा जो बाइलैटरल ट्रेड है वो बढ़ रहा है, और उसमें कोई गलती नहीं है यदि मैं कहूं कि ट्रेड बढ़ रहा है। और क्या आज के दिन में हमने कह दिया ठीक है, ट्रेड को रोकना, कोई कहता है ना कि ट्रेडिंग हो रही है, तो ट्रेड से भारत भी तो ट्रेडिंग में अपने इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है। तो आज ये करते हुए, क्योंकि ट्रेडिंग जब होती है, यूक्रेन की वॉर चल रही है, मगर वहां पर भी यूक्रेन तेल ले लेता है रशिया का, तो ये जो चीजें ये चलेगी। मगर जब आपकी क्लियर स्ट्रैटेजी ये पहले नहीं रही है कि हमारे जो बॉर्डर हैं के ऊपर में जो है सिचुएशन वो डिसाइड करेंगे, तो यदि चाइना हिमाकत करता है तो चाइना खत्म हो गया। ये उसकी जो सपने देखता है ना कि हम पूरे विश्व के अंदर अधिपस्त, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनकी ना क्षमताएं हैं। देखिए, एक मिलिट्री रियलिटी, मैं उसकी नहीं कहता हूं, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, वो कहीं टिकते नहीं, और यही उनकी गलती है। वो अपनी चीजों को भले ही करें, अपने देश में क्या करते हैं, कितने लोग कहते हैं ना कि उन्होंने एयरपिट या पट्टी बना ली, ये कर दी। हाँ, जिस तरह से हमारे दो स्ट्राइक कोड लगे हैं, तो ठीक है, यदि उसको समझ में नहीं आती तो ये ब्रिक्स तो कहीं और रहेगा। गलवान ब्रिक्स तब भी था ना, SCO तब भी था, पर गलवान के बाद जिस तरह से हम चीजें कर रहे हैं, और ये जो हमारी, और इंडो पैसिफिक में देखिए आज के दिन में जो क्वाड का हमने कब साइन किया, 2019 में किया ना क्वाड। बिल्कुल। क्वाड जब आया है, क्वाड में पूरा का पूरा जो है, इसको भले ही आप कहिए कि मिलिट्री अलायंसेस नहीं है, मगर ये सिक्योरिटी डायलॉग है। और सिक्योरिटी डायलॉग होने के कारण केवल ऐसा नहीं कि केवल हम क्या हो रहा है हमारे नदर बॉर्डर में। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं इस जगह का बहुत समय तक मैं डायरेक्ट ऑपरेशनली इंचार्ज रहा हूं। हम इतने तगड़े पोजीशन में, मगर वो पागल कुत्तों को जब काटता है, हम इतनी तगड़े स्थिति में अब और भी आ गए, क्योंकि उस समय तो हमारी केवल ज्योग्राफिकली हम बहुत तगड़े थे,
अब तो वेपन इक्विपमेंट आपने देखा किस तरह से, और डिसॉल्व रशियन वॉर में आप क्या देखती हैं एक कंट्री के अंदर 30-30, 40-40 देश दूसरे लगे हुए हैं, पर आज के दिन में पूरा का पूरा केवल उसकी डिटर्मिनेशन है कि रशिया पूरी रीअलाइनमेंट कर रहा है ट्रांस अटलांटिक के एरिया में। यानी ये डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस डिटर्मिनेशन की आप बात कर रहे हैं सर, देखिए बार बार आप कई ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक जगह पर आकर मिलेंगे। जैसे अभी हमने चाइना को लेकर आपने जो क्लैरिटी दी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्लैरिटी आपने दी है वो विपक्ष के जो लोग हैं वो भी इस बात को समझेंगे, क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल बॉडी से नहीं है, देश के एक बड़ा सैनिक है जो इस बात को कह रहा है, तो ये विश्वास वहां से बनता है। लेकिन अभी देखिए जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो एक तरफ तो सामरिक दृष्टिकोण से चाइना को एक मैसेज देना, दूसरी तरफ आर्थिक दृष्टिकोण से जब आपने बात की कि एक इकोनॉमिक फोरम है, लेकिन वहां पर भी एक जवाब देना जरूरी हो जाता है। सऊदी अरब की एंट्री इस बार कहा जा रहा है कि लगभग तय है। सऊदी अरब की एंट्री से जो एक्सपेंशन होगा, क्या इसके बाद भी भारत की वही पोजीशन रहेगी जो अभी ब्रिक्स में है? मैं इसलिए ये प्रश्न कर रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब सऊदी अरब के आने से चाइना की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे वो देश यहां पर शामिल हो रहे हैं जो चाइना के साथ जिनका संबंध अच्छा है। ऐसी परिस्थिति को किस तरह से लेंगे आप फिर? देखिए चाइनीज का यदि आप ले लें ईरान से, सऊदी अरेबिया के पहले थोड़ा सा मैं ईरान की बता दूं। ईरान के साथ उनका $25 बिलियन की 400 बिलियन डॉलर की एक समझौता हुआ था जो 25 सालों का है, ईरान का भी और चाइना का। सऊदी अरेबिया का जो झुकाव है, चाइना की तरफ झुकाव नहीं है। सऊदी अरेबिया का जो MBS हैं मोहम्मद बिन साद, वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर में मर्ज आउट करना चाहते हैं। हाँ, उसमें चाइना भी आ जाता है तो उनको कोई परहेज नहीं है। अमेरिका को उन्होंने एक सबक सिखाने के लिए वो चाइना के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं वो चाइना के पटलग्गू हैं। आज के दिन में सऊदी अरेबिया जितना भारत के ऊपर डिपेंड है, UAE जितना भारत के ऊपर निवेश कर रहा है, आप देखिए ना जम्मू एंड कश्मीर में आकर के वो निवेश कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया जितना भारत पे डिपेंड करता है उतना क्या, हाँ वहां तो उसमें बिजनेस करना है क्योंकि उन्होंने तेल बेचनी है, वहां पर उनको तेल बेचना है, और तो कोई वो तो कुछ नहीं दे सकते ना, कोई टीम तो देंगे नहीं। सऊदी अरेबिया अपने पूरे इकोनॉमी को ये कर रहा है, जो कहते हैं ना उसके बढ़ा रहा है उसके दायरे को, जिसके अंदर में वो गेम्स को ला रहा है, उसमें फुटबॉल ले आया, हमारे क्रिकेट को ले जाएगा। इसके अलावा वो देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा का पूरा वहां पर चीजें सुधरेंगी, वो अपने को ओपन कर रहा है जो एशिया पैसिफिक के अंदर। वो तो ईरान के साथ कर लिया अपना पूरा, अभी दोस्ती उसकी बन रही है, उसे इजराइल के साथ हो गया। अब्राहम अकॉर्ड के बाद ये पूरी परिस्थितियां होंगी। जो ये हैं MBS हैं, वो अमेरिका को, क्योंकि बाइडेन साहब वो करना चाहते थे, उनको बताया कि आप नहीं करते, जो कसोगी के ऊपर में उन्होंने खींचने के, मगर आज फिर से वो कहते हैं कि नए सिक्योरिटी डायलॉग्स में बात करेंगे। तो देखिए ये जितनी कंट्रीज आएंगी यदि ब्रिक्स में जुड़ती हैं तो उतना ही ज्यादा ये मजबूती तो मिलेगी। हाँ, उसके अंदर में जो आप नेतृत्व कहेंगे, क्योंकि ये अभी आप ले लीजिए कि केवल चाइना, रशिया, इंडिया एंड चाइना हमारा, आप देखिए मिलिटरली तो हम एब्सोल्युटली अपोज्ड हैं, और आज के दिन में वो क्लियरिटी के साथ रख दिया कि आप हमारे साथ सिक्योरिटी कंसर्न है तो हमारी रिलेशन बायलैटरली कभी ठीक नहीं होगी। भले ही SCO में हम बात कर लेते हैं, भले ही SCO में हम, इसके पहले जब आपका SCO मीटिंग हुआ था बाली में, और इस बार तो वर्चुअल मीटिंग हुआ, और अभी बाली में भी प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने इनवाइट किया था कि आइए, क्योंकि उनको करना है ये कि आप आइए हमारे इसमें, और अभी भी उन्होंने नहीं भेजा है। अभी शी जिनपिंग क्या इसमें G20 के समिट में आएंगे, ये अभी तक नहीं आई है उनकी पूरी डिटेल, तो वो भी रखे हैं। हम समझ सकते हैं कि पुतिन साहब के देश में ऐसा चल रहा है तो वो तो नहीं जा रहे हैं वहां पर ब्रिक्स में। हाँ, साउथ अफ्रीका नहीं जा
साउथ अफ्रीका में क्यों, वो तो एक कंसर्न्स पे है क्योंकि वो आईसीसी का मेंबर है और अगर पुतिन वहां पहुंचते हैं तो उनको गिरफ्तार करना पड़ सकता है आईसीसी ने, क्योंकि साफ साफ ये स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि G20 में क्या चाइना अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, उसके पहले यहां पर ब्रिक्स में जब भारत और चाइना की मुलाकात होगी उससे एक बड़ा आधार जरूर बनेगा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे और हमारी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन चलते चलते एक आखिरी बस प्रश्न के सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला, लेकिन एक आखिरी 20 सेकेंड्स कि बहुत सारे मुद्दे हैं और इन बहुत सारे मुद्दों में जितने भी इंटरनेशनल टॉक्स हो रहे हैं, अभी ब्रिक्स और फिर अब G20 का भी मौका आएगा, ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो हो रहे हैं, लेकिन भारत के राजनीतिक मंच पर क्या इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा? भारत के नागरिक होने के नाते उस लिहाज से कैसे देखते हैं आप? देखिए, ब्रिक्स के अंदर में खास करके जब हमारे पास प्रेसिडेंसी है G20 का, और जब हम अरुणाचल में हमने मीट किया तो वहां पर उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं आए चाइना का, जब हमने जम्मू एंड कश्मीर में किया था टूरिज्म के ऊपर में तो वहां नहीं आए। अभी इसके पहले जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो लगते थे कि काफी वो सुलझे हुए हैं, तो वांगी साहब फिर से वापस आ गए। अभी तक उनका आइटनरी नहीं आया, मगर इंडिया और भी सख्त है। ठीक है, मेजबानी के समय जब हम ज्वाइंट स्टेटमेंट निकालेंगे तो उस समय हमारे लिए थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट का सिचुएशन हो सकता है, मगर ये जो आज चाइना को इंडिया की जरूरत है, जिस तरह से चीजें वहां, देखिए वहां पर ये नहीं कि केवल उनकी इकोनॉमिक टर्न डाउन हो चुकी है, टोटल टर्न डाउन है। उनकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ठप हो चुकी है, जीरो। अपना जो डेट ट्रैप में फंसते थे वो क्रेडिट ट्रैप में खुद फंस गए हैं। सी जिनपिंग कितने दिन टिकेंगे चाइना के अंदर, वो ये नहीं है। और भारत अब्सोल्यूट पूरे वर्ल्ड में इमर्ज आउट हो रहा है। कभी आपने सोचा था कि जैसे ये आएगा वुहान वायरस, जब हमारा कोविड के बाद हम इस तरह से, मैं तो मिनट आप भी हरदम देखती होंगी, ये तो गॉड की बोलते हैं ना, भगवान की जब कृपाएं होती हैं तो कृपा होती है, आपको स्टेबिलिटी एक गवर्नमेंट की मिलती है, आपकी सोच सही हो जाती है। हमने समझाने की चेष्टा की है चाइना को कि आप समझ जाओ, आप यदि समझते हो सही है, नहीं समझते हो ब्रिक्स तो आता जाता रहेगा, अगले साल होगा। लेकिन वो नहीं समझते, लेकिन समझाना यहाँ के लोगों को आता है और भारत लगातार चाइना को समझा भी रहा है। मुझे लगता है कि इस बार भी एक नए सबक के साथ नई तस्वीर हमारे बीच रखी जाएगी, हम देखेंगे। एक बार फिर से गौरवान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद के सर, आपने समय निकाला हमारे लिए और बहुत विस्तार से चीजों को सामने रखा। हमारी मुलाकात फिर होगी जब ब्रिक्स 22 से 24 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जब ये शिखर सम्मेलन होगा, 15वां शिखर सम्मेलन है, दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है, जोहान्सबर्ग में। यहां पर महत्वपूर्ण रूप से जो मुद्दे उठेंगे वो मुद्दे वैश्विक मंच पर भारत के लिहाज से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिहाज से महत्वपूर्ण तो होंगे, लेकिन भारत के परिदृश्य में इसलिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि कोई भी मुद्दा अगर अब उठता है तो उस मुद्दे के नेतृत्वकर्ता के रूप में अगर कोई पहला देश सामने आता है तो वो होता है भारत। भारत की बदलती तस्वीर एक बार फिर से चीन देखेगा और फिर से भारत से डरेगा चीन। आज की चर्चा में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।